दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं काइजू नंबर 8 के मांगा के बारे में। काइजू नंबर 8 के ऊपर हम पहले ही कई सारी वीडियोस डाल चुके हैं। इसीलिए अगर आप में से कोई भी काइजू नंबर 8 की वीडियो पहली बार देख रहा है और उसने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है, तो वो लोग सिंपली हमारे चैनल में जाकर काइजू नंबर 8 के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर काइजू नंबर 8 के मांगा की सारी वीडियोस लाइन वाइज है। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद ही आप उन सारी वीडियोस को भी जरूर देख लेना, ताकि आपको काइजू नंबर 8 के मांगा की अब तक की स्टोरी पता लग जाए। और रही बात आज की वीडियो की, तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो आप इस वाली वीडियो को भी लाइक जरूर करना और अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और अगर आप सभी आज की वीडियो के बारे में मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। मुझे आपके लाइक्स और कमेंट्स को देखकर बहुत खुशी होती है, इसीलिए लाइक और कमेंट तो जरूर करना। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि वाइस कैप्टन सोशिरो काइजू नंबर 12 का सामना करता है, लेकिन उस लड़ाई के अंदर काइजू नंबर 12 वाइस कैप्टन सोशिरो के ऊपर बहुत भारी पड़ता है। और फाइट के अंदर ही एक टाइम ऐसा भी आता है जिस टाइम पर वो वाइस कैप्टन सोशिरो को बहुत ज्यादा कमजोर करके उसके राइट हाथ को भी काट देता है, जिसके बाद वाइस कैप्टन सोशिरो भी पूरी तरह से होपलेस हो जाता है। लेकिन तभी ये देखकर काइजू नंबर 10 वाइस कैप्टन सोशिरो के हाथ को रीजनरेट कर देता है और फिर उसके बाद ही वो सोशिरो को उसके बारे में समझाता है। और फिर वो सोशिरो को ये एहसास दिलाता है कि वाइस कैप्टन सोशिरो को भी फाइट करने में बहुत मजा आता है, और इसीलिए वाइस कैप्टन सोशिरो और काइजू नंबर 10 दोनों ही एक जैसे हैं। और फिर इसीलिए इस बात को समझने के बाद ही वो दोनों ही काइजू नंबर 12 से लड़ने और उसे हराने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। अब आगे तो स्टोरी के स्टार्ट होते ही हम वाइस कैप्टन सोशिरो को देखते हैं, और इस टाइम पर काइजू नंबर 10 उसके पीछे होता है। और वैसे तो ये काइजू नंबर 10 की एक इमेज होती है, लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि काइजू नंबर 10 की ये वाली इमेज धीरे धीरे करके बड़ी होने लगती है और उसकी बॉडी भी फूलने लगती है, और इसके साथ ही सोशिरो की बॉडी के अंदर पावर्स भी बढ़ने लगती है। और अब इसीलिए वाइस कैप्टन सोशिरो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। लेकिन अगले पल ही नंबर 12 सोशिरो पर अटैक करता है, और उसका अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए उसके हमले की वजह से आसपास की सारी चीजें बिखर जाती हैं। लेकिन अगले पल ही वो ये देखता है कि सोशिरो ने उसके अटैक को डॉज कर लिया है, और इसीलिए धूल के हटते उसे दिखाई देता है कि सोशिरो वहां से काफी पीछे जा चुका है, और वो इस टाइम पर उन्हीं केसेस के पास खड़ा है जिनके अंदर से उसने अपना ब्लेड निकाला था। यहाँ पर सोशिरो उस टाइम को याद करता है जिस टाइम पर उसने बोला था कि वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो काइजू नंबर 10 के सूट के साथ मिलकर 87% की रिलीज फोर्स के ऊपर नहीं जा पा रहा है। लेकिन अब सोशिरो समझ चुका था कि आखिर वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा था, और वो ऐसा इसीलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि किसी भी सूट की रिलीज फोर्स को रिलीज करने के लिए काइजू सूट और उसके यूजर दोनों की जरूरत होती है। और इसीलिए सोशिरो के केस में काइजू नंबर 10 तो अपनी पूरी पावर्स लगा रहा था, लेकिन सोशिरो कहीं ना कहीं अपने मन में खुद को रोक रहा था। लेकिन अब सोशिरो खुद को पूरी तरह से पहचान चुका है, और इसीलिए सोशिरो अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है, नंबर 10 अब मुझे पता लगा कि मैं भी तुम्हारी कार्बन कॉपी हूँ, और हम दोनों ही बिल्कुल एक जैसे हैं। और फिर यहीं पर ही हम ये देखते हैं कि सोशिरो के पीछे जो नंबर 10 की इमेज होती है वो भी अब बहुत ज्यादा खूंखार हो जाती है, क्योंकि अब नंबर 10 भी अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में होता है। इधर ओकुनोगी भी किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है, और फिर अगले पल ही हमें उसका मॉनिटर दिखता है, जहाँ से हमें पता लगता है कि अब वाइस कैप्टन सोशिरो ने अपनी रिलीज फोर्स को 97% तक अनलिश कर लिया है, जिसका मतलब अब वाइस कैप्टन सोशिरो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। यहाँ नीचे सोशिरो नंबर 10 से कहता है, नंबर 10 अब हम नंबर 12 की एबिलिटीज के बारे में जानते हैं, और इसीलिए हमें पता है कि ये हमारी सारी एबिलिटीज को कॉपी कर सकता है। इसीलिए नंबर 10 हमारे पास सिर्फ यही एक मौका है, हमें इसी मौके का फायदा उठाकर इसको खत्म करना होगा, क्योंकि अगर हमने फाइट में ज्यादा टाइम लिया तो ये फिर से हमारे मूव्स को कॉपी कर लेगा, और फिर उसके बाद इस लड़ाई में ये हमें मार देगा। तो नंबर 10 समझ गए? जो बात सुनकर नंबर 10 कहता है, हाँ बिल्कुल समझ गया। और फिर इसीलिए इसके बाद ही सोशिरो कहता है, तो चलो फिर थोड़े मजे लिए जाए। और फिर ये बोलने के बाद ही सोशिरो अपनी पोजीशन लेता है और वो अपने नंबर 10 वेपन को फुल रिलीज कर देता है। लेकिन फिर इसके ठीक बाद ही ओकुनोगी ये देखती है कि अब सोशिरो की रिलीज फोर्स 100% हो गई है, इसीलिए ये देखकर उसकी भी आंखें फट जाती हैं, क्योंकि अब इसका मतलब ये था कि अब वाइस कैप्टन सोशिरो अपने सबसे पावरफुल स्टेज में आ चुका है। इसके बाद हम सोशिरो को देखते हैं जो कि अपने मन में नंबर 10 से कहता है, नंबर 10 मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है, और तुम भी प्लान को जानने के लिए मेरे थॉट्स को पढ़ो। इसके बाद नंबर 10 जल्दी से सोशिरो के थॉट्स पढ़ता है, और फिर वो सोशिरो से कहता है, क्या बात है सोशिरो, बहुत ही बढ़िया प्लान है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे जैसा कोई गधा भी इतना अच्छा प्लान बना सकता है। लेकिन फिर इसके बाद ही सोशिरो कहता है, नंबर 10 मेरी बात याद रखना, ये हमारा आखिरी मौका है, इसलिए ये वाला मौका गवाया तो हम मारे जाएंगे। और फिर ये बोलने के बाद ही सोशिरो पोजीशन लेता है, लेकिन उसी टाइम पर वही देखता है कि नंबर 12 भी उसके पास आ गया है, और वो भी उसकी कॉपी कर रहा है। लेकिन फिर इसके बाद ही सोशिरो अपने पैरों पर प्रेशर डालता है और वहां से एक जंप लेता है, जिसके बाद उसके जंप लेते हम ये देखते हैं कि नीचे की पूरी सड़क टूट जाती है। इसके बाद वो दोनों ही मूव करते हैं, और उन दोनों के मूव करने से हम ये देखते हैं कि आसपास की पूरी रोड टूटने लगती है। और फिर यहाँ पर सबसे पहले वाइस कैप्टन सोशिरो नंबर 12 की चेस्ट पर वार करता है, और वो नंबर 10 से बोलता है कि हमें यहाँ पर सबसे पहले उसके कोर को निकालना होगा, क्योंकि इसे मारने के लिए इसके कोर का डिस्ट्रॉय होना बहुत जरूरी है। हालांकि नंबर 12 के ऊपर जब ये अटैक होता है तब उसके बाद भी वो सोशिरो पर हमला करता है, पर सोशिरो उसके हमले से बच जाता है और वो बगल में आ जाता है। इसके बाद सोशिरो वहां से पीछे जाता है, लेकिन ये देखकर नंबर 12 ये सोचने लगता है कि आखिर सोशिरो क्या करने वाला है। पर अगले पल ही वाइस कैप्टन सोशिरो सीधा 2 केसेस के पास जाता है और उन्हें ओपन करके उनके अंदर से ब्लेड्स निकाल लेता है, और फिर वो अगले पल उनके कवर को फेंकता है और 2 ब्लेड्स को अपने हाथों में लेकर और एक ब्लेड को अपनी टेल में फंसाकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। लेकिन ये देखकर ही नंबर 12 सीधा सोशिरो के पास आता है और वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सोशिरो उसके अटैक से बचता है और वो बगल में आकर उसके एक हाथ को काट देता है। लेकिन इसके बाद भी सोशिरो रुकता नहीं है और
वो अगले पल उसका दूसरा हाथ भी काट देता है और अपने टेल में फंसाई हुई तलवार का इस्तेमाल करके वो उसके एक पैर को भी काट देता है। लेकिन वाइस कैप्टन सोशिरो उसके बाद भी रुकता नहीं है और वो नंबर 12 के ऊपर 8 फोल्ड स्लैशर नंबर 6 यूज करता है, जिस अटैक के अंदर वो काइजन नंबर 12 की बॉडी के अंदर बहुत सारे कट लगाता है। लेकिन इसी टाइम पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और ये वो टाइम होता है जिस टाइम पर सोशिरो ने अपने दिमाग के अंदर प्लान बनाया होता है और उसने काइजन नंबर 10 को अपने दिमाग के अंदर पढ़ने के लिए बोला होता है, जिसके बाद सोशिरो का दिमाग पढ़ के नंबर 10 को भी प्लान पता लगा होता है। यहाँ पर सोशिरो नंबर 10 से कहता है कि हम काइजन नंबर 12 के ऊपर 8 फोल्ड स्लैशर यूज करेंगे, पर ये सुनकर नंबर 10 उसे कहता है कि मुझे लगता नहीं है कि ये वाला अटैक भी उसका कुछ खास बिगाड़ पाएगा। और फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर नंबर 10 बिल्कुल सही था, क्योंकि सोशिरो के इतने पावरफुल अटैक के बाद भी नंबर 12 की बॉडी पे सिर्फ माइनर कट्स लगते हैं और वो अभी भी काफी हद तक बिल्कुल ठीक होता है। इसके बाद ही हम सोशिरो के सामने नंबर 12 को देखते हैं, जिसकी बॉडी सामने से तो काफी फट चुकी होती है, लेकिन तभी वो अपने हाथों को रीजनरेट करके 6 हाथ निकाल लेता है और उनसे सोशिरो पर हमला करता है। लेकिन वाइस कैप्टन सोशिरो नीचे झुक जाता है और उसके हमलों से बच जाता है। लेकिन फिर इसके बाद ही वाइस कैप्टन सोशिरो 8 फोल्ड स्लैशर का नंबर 7 यूज करता है। इस अटैक का इस्तेमाल देखते ही ओकोनोगी चौंक जाती है और वो कहती है क्या एक नई टेक्निक। लेकिन फिर इसके बाद ही हमें सोशिरो का फिर से फ्लैशबैक दिखता है, जहाँ पर सोशिरो अपने सामने नंबर 10 से कहता है, नंबर 10 अगर इस मॉन्स्टर के ऊपर 8 फोल्ड स्लैशर का नंबर 6 काम नहीं करेगा तो हम इसके ऊपर नंबर 7 यूज करेंगे। और वैसे मैं जानता हूँ कि इसे आज तक कोई यूज नहीं कर पाया है, इसीलिए अब तक ये अटैक सिर्फ एक थ्योरी है। लेकिन हाँ, अब क्योंकि हम दोनों अपनी पावर्स को पूरी तरह से अनलीश कर चुके हैं, इसीलिए तुम्हारी पावर्स की मदद से मैं ऐसा कर पाऊंगा। और फिर इसके बाद ही प्रेजेंट टाइम आता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि अब वाइस कैप्टन सोशिरो की बॉडी धीरे धीरे करके ग्रो करने लगती है एंड उसकी बॉडी के अंदर पावर्स बढ़ने लगती है। इसके बाद ही वाइस कैप्टन सोशिरो नंबर 7 का अटैक यूज करता है, जिस अटैक पर सोशिरो एक ही जगह पर बहुत ही तेजी से कई सारे अटैक्स करेगा। अगले पल सोशिरो ऐसा ही करता है और वो बिना रुके बहुत तेजी से नंबर 12 की बॉडी पर अटैक्स करता है और वो देखते देखते 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह से 12 अटैक करता है। जिसके बाद ही अटैक की वजह से वो नंबर 12 की बॉडी के इतने हिस्से कर देता है जितने हिस्सों को नंबर 12 जोड़ तक नहीं पाता है और इसीलिए अब नंबर 12 की बॉडी पूरी तरह से फटने लगती है। हालांकि इन सारे अटैक्स के बाद ही वो सब ये देखते हैं कि अब नंबर 12 का कोर एक्सपोज हो चुका है और इसीलिए उसको कोर को देखते ही वाइस कैप्टन सोशिरो उसके कोर पर हमला करने जाता है। लेकिन जैसे वो हमला करने जाता है वैसे वो देखता है कि नंबर 12 ने अपनी टेल का इस्तेमाल करके वाइस कैप्टन सोशिरो के ब्लेड को रोक दिया है। ऊपर से ओकोनोगी जैसी ये देखती है वैसी वो बहुत चौंक जाती है और वो ये कहती है कि वाइस कैप्टन सोशिरो ने इस पर अपना सबसे पावरफुल हमला किया था, लेकिन तब भी काइजन नंबर 12 ने उसके अटैक को रोक दिया है। लेकिन इसके बाद ही हम सोशिरो को देखते हैं जो कि धीरे से कहता है मैं जीत के रहूंगा और फिर ये बोलने के बाद ही वो अपने सूट के टेल को अलग कर देता है, जिसके बाद ही काइजन नंबर 10 अपने टेल को कंट्रोल करने लगता है और फिर वो टेल हवा में उड़ते हुए सीधा काइजन नंबर 12 के पीछे आता है। एंड अब क्योंकि टेल के कोने पर एक ब्लेड लगी होती है, इसीलिए नंबर 10 उस ब्लेड को नंबर 12 के गर्दन में घुसा देता है, यानी कि उसी जगह पर जहाँ पर नंबर 12 का कोर होता है और इसीलिए वो ब्लेड नंबर 12 के कोर के आर पार हो जाता है। इस अटैक को सक्सेसफुली करने के बाद ही वाइस कैप्टन सोशिरो पीछे आ जाता है और पीछे आने से पहले उसने नंबर 12 का एक हाथ भी काट दिया होता है। लेकिन पीछे आने के बाद ही वो ये देखता है कि बेशक से उसके कोर पर हमला हुआ है और अब उसका कोर डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन अभी भी वो अपने हाथ को रीग्रो कर रहा है और इसीलिए ये देखकर सोशिरो कहता है कि बेशक से इसके कोर को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन तब भी इसके अंदर अभी भी जान बाकी है। सच में नंबर 12 तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि अब कोर के डिस्ट्रॉय होने की वजह से नंबर 12 की बॉडी से धुआं निकलने लगता है और देखते ही देखते उसकी बॉडी जमीन पर गिर जाती है। उसके ढेर होने के बाद ही सोशिरो कहता है काइजन नंबर 12 तुम मेरे लिए मेरे दुश्मन थे, लेकिन हाँ मैं इस बात को मानता हूँ कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग थे और तुमने बहुत ही बहादुरी से मेरा सामना किया था। इसके बाद ही ओकोनोगी नंबर 12 की बॉडी को मॉनिटर करती है और वो वायरलेस के जरिए सबको बताती है कि नंबर 12 के वाइटल से कोई भी सिग्नल नहीं आ रहे हैं, जिसका मतलब वाइस कैप्टन सोशिरो ने काइजन नंबर 12 को खत्म कर दिया है। अब सोशिरो भी वायरलेस पर जैसे इस बात को सुनता है वैसे वो आराम करते हुए जमीन पर लेट जाता है और इधर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ये बात अब डिफेंस फोर्स के सारे लोगों ने सुन ली होती है, इसीलिए वो सब के सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन फिर इसके बाद ही हम फिर से वाइस कैप्टन सोशिरो को देखते हैं, जहाँ पर नंबर 10 उससे कहता है तो सोशिरो हमने स्काइजू को मार दिया है, तो चलो अब इसके बाद ट्रूप मेंबर से फाइट करते हैं। पर ये सुनकर सोशिरो नंबर 10 से कहता है नंबर 10 गधे के बच्चे मेरी बॉडी हिल भी नहीं दी है, इसीलिए अब मुझे थोड़ी देर आराम करने दे। लेकिन फिर इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा हिमेजी सिटी देखते हैं और यहाँ पर हमारे सामने होता है वाइस कैप्टन सोशिरो का बड़ा भाई सोइचिरो होशिना, जो कि डिफेंस फोर्सेस के 6थे डिवीजन का कैप्टन है। और यहाँ पर ही हम ये देखते हैं कि इसके ट्रुप का एक दूसरा मेंबर इसे बताते हुए कहता है कैप्टन हमें अभी भी खबर मिली है कि वाइस कैप्टन सोशिरो ने नंबर 12 को हरा दिया है। पर यह सुनकर सोशिरो का बड़ा भाई सोइचिरो होशिना कहता है हाँ सुना मैंने, लेकिन मुझे तो इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा है कि सोशिरो जैसे ने किसी नंबर्ड काइजू का सामना किया है। पर यह सुनकर उसका ट्रुप मेंबर कहता है हाँ सर ये बात सच है, उन्होंने सामना किया है और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने नंबर्ड काइजू को हराया भी है। पर यह सुनने के बाद ही सोइचिरो कहता है हाँ हराया होगा, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि उस काइजू ने सोशिरो की बहुत बुरी हालत कर दी थी। और फिर इसके बाद ही वो हंसता है और हंसते हुए कहता है हाँ आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, उसे बंदूक चलानी तो आती नहीं है और इसीलिए हाथ से लड़ने जाएगा तो पिट के तो आएगा ही। लेकिन फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि सोइचिरो होशिना काफी सीरियस हो जाता है और फिर वो कहता है मैं जानता हूँ सोशिरो गन्स चलाने में अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ जब भी ब्लेड से लड़ने की बात आती है तो उसमें उससे बेहतर कोई भी नहीं है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो हमारे पूरे होशिना परिवार के अंदर सबसे पावरफुल है, हमारे पूरे खानदान में उससे बेहतर तलवारबाज कोई भी नहीं है। सोइचिरो होशिना की बात को सुनकर उसका ट्रुप मेंबर उससे कहता है सर अगर आप इतना बोल ही रहे हैं तो आप एक काम करिए ना, रेडियो के ऊपर सोशिरो को थोड़ा सा कांग्रेचुलेशंस भी बोल दीजिए। पर ये सुनकर सोइचिरो कहता है ना इसकी जरूरत नहीं है। पर ये सुनते उसका ट्रुप मेंबर उससे पूछता है लेकिन ये क्यों सर, कांग्रेचुलेशन ही तो बोलना है, बोल दीजिए ना। पर ये सुनते ही सोइचिरो पीछे मुड़ता है और हम ये देखते हैं कि वो इस टाइम पर रो रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और वो अपने ट्रुप मेंबर को बताता है कि असल में बात यह है कि सोशिरो उससे नफरत करता है और क्योंकि
क्योंकि मैं बचपन से उसे ताने मारता आया हूँ, इसीलिए वो मुझसे बात भी नहीं करता है। लेकिन फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इन सबके वायरलेस पर मैसेज आता है और उन्हें बताया जाता है कि निशिया शिरीचो एरिया के अंदर एक डाइकाइजू अपीयर हुआ है और इसीलिए उन सबको उसे संभालना है। इसलिए ऑर्डर्स मिलने के बाद ही वो लोग अपने मिशन पर निकल जाते हैं। इसके बाद ही हम सीधा कुरुसु को देखते हैं जो कि काइजन नंबर 12 के बारे में सबको बताता है और वो कहता है कि वाइस कैप्टन सोशिरो ने काइजन नंबर 12 को हरा दिया है। और फिर हमें पता लगता है कि इस बार ये पूरी खबर काफका, प्लाटून लीडर शिनोमे, इहारुई, आओई, हासेगावा, किकोरू और बाकी सबको पता लगती है। इस खबर को सुनकर सारे लोग काफी खुश होते हैं। लेकिन इसके बाद हम काफका को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचते हुए कहता है कि हमारे सामने जो 5 डाइकाइजू अपीयर हुए थे उनमें से एक को मैंने खत्म कर दिया, एक को किकोरू ने, एक को कमांडर नारुमी ने और एक को वाइस कैप्टन सोशिरो ने, जिसका मतलब अब उन 5 में से सिर्फ एक ही बचा है और वो डाइकाइजू इस टाइम पर ताचिगावा सिटी में है और इसीलिए उसका सामना कमांडर मीना करेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा ताचिगावा सिटी देखते हैं जहाँ पर हमें दिखता है वो 5वां आखिरी डाइकाइजू जो कि इस टाइम पर हवा में फ्लाई कर रहा होता है और अपनी पावर से जगह जगह पर डिस्ट्रक्शन कर रहा होता है। ये होता है काइजू नंबर 14 जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि काइजू नंबर 14 को अब तक कोई भी नहीं हरा पाया है और इसीलिए वो बिना रुके ताचिगावा सिटी की सड़कों को बर्बाद कर रहा है। हालांकि इसके बाद ही हमें इसकी मेन पावर्स बताई जाती है और इसकी मेन पावर्स होती है टेलीपोर्टिंग एंड इसीलिए हम ये देखते हैं कि काइजू नंबर 12 थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप को टेलीपोर्ट करता है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। और फिर हमें बताया जाता है कि इसकी इसी पावर्स की वजह से कमांडर मीना इस डाइकाइजू को टारगेट करके इसे मार नहीं पा रही है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स हम सभी जानते हैं कि कमांडर मीना की स्पेशलिटी यही है कि वो दूर से काइजूस को टारगेट करती है और फिर वो उन्हें खत्म कर देती है। लेकिन अब क्योंकि काइजू नंबर 9 कमांडर मीना के बारे में जानता था इसीलिए उसने मीना से लड़ने के लिए ऐसे काइजू को भेजा जिसे टारगेट करके मारना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि काइजू नंबर 14 जहाँ पर हवा में होता है वो वहीं पर अपने चारों मुंह को खोलता है और उनसे पावर्स को जनरेट करके चारों तरफ अटैक करता है, जिससे कि शहर के अंदर और भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है और उन सारे इलाकों में जितने भी ट्रूप मेंबर्स होते हैं वो सभी काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि शहर के टनल्स के अंदर जितने भी सिविलियंस होते हैं वो सभी नंबर 14 के अटैक से बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हालांकि तब भी हम ये देखते हैं कि कई सारे ट्रूप मेंबर्स नंबर 14 के ऊपर बिना रुके अटैक्स कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ये सारे हमले नंबर 14 के पास आते हैं वैसे ही नंबर 14 अपने चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर लेता है जिस शील्ड की मदद से उसे कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर एक ट्रूप मेंबर कहता है कि इसकी शील्ड तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए हमारे हमलों से इसे कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि उन सारे ट्रूप मेंबर्स को उनके वायरलेस पर किसी की आवाज आती है और वो आवाज होती है कमांडर मीना की, जो कि उन सबसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए कोई भी फायरिंग को रोकेगा नहीं और सबके सब बिना रुके इस काइजू पर हमला करेंगे। और फिर इसके अगले पल वहाँ पर कमांडर मीना की एंट्री होती है जिसके हाथ में इस टाइम पर बहुत ही बड़ी गन होती है और वो अपनी टाइग्रेस के ऊपर बैठी होती है। तो दोस्तों काइजू नंबर 9 ने जो 5 पावरफुल डाइकाइजू भेजे थे जो कि थे काइजू नंबर 11, नंबर 12, नंबर 13, नंबर 14 और नंबर 15, उनमें से 4 डाइकाइजू को मार दिया गया है और इसीलिए उन 5 में से सिर्फ एक आखिरी डाइकाइजू बचा है जो कि है काइजू नंबर 14 और ये इस टाइम पर ताचिगावा सिटी के अंदर तबाही मचा रहा है। लेकिन अब इसे रोकने के लिए कमांडर मीना आ चुकी है, पर ये काइजू नंबर 14 बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए इससे लड़ना या फिर इसे हरा पाना कमांडर मीना के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो दोस्तों क्या कमांडर मीना इसे हरा पाएगी या फिर ये काइजू कमांडर मीना के ऊपर भारी पड़ेगा, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे हराने के लिए दूसरे ट्रूप मेंबर्स को भी यहाँ पर आना पड़े। दोस्तों आगे क्या होने वाला है इस बारे में कोई नहीं जानता है, लेकिन हाँ आप आगे की कहानी जान सकते हैं अगली वीडियो के अंदर, जो वीडियो आपको कल ही देखने को मिल जाएगी। सो इसीलिए हमारे चैनल पर बने रहिए और इन सारी वीडियोस को प्रॉपर देखकर इन्हें लाइक करते रहिए, साथ ही साथ कमेंट भी करते रहिए ताकि हमारा मोटिवेशन भी हाई रहे। लेकिन हाँ तब तक के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। तो दोस्तों यही थी वीडियो काइजू नंबर 8 के मांगा के ऊपर। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अगर आप सभी कमेंट्स के अंदर हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।